नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हरिद्वार के मनसा देवी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करंट लगने की अफवाह फैलने पर अचानक से भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंची और घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कई लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। तो हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। करंट की अफवाह के चलते यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुरंत एक्शन में आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हादसे के तुरंत बाद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां पर जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही सीएम धामी ने मनसा देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी बातचीत की। हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तो वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। हरिद्वार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात की। मनसा देवी हादसे के बाद 15 घायलों का एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि 5 घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीएम धामी ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और डॉक्टर्स की टीम को भी निर्देश दिए हैं कि इलाज में कहीं कोई कमी न रहे। तो यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रिफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मनसा देवी मंदिर भगदड़ हादसे में मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी मृतकों और घायलों के परिजनों को राहत राशि का ऐलान किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार पहले ही मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की राहत राशि देने का ऐलान कर चुकी है। मैं मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट से जितने भी जाने गई है मृतक को 5 लाख और जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपया में मनसा देवी के ट्रस्ट से मैं उनको प्रयास करूंगा, उनको वो पैसा मिल जाए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। हालांकि अब दर्शन के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर में आने और जाने के लिए अब अलग अलग रास्ता होगा। हादसे के बाद दर्शनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से दर्शन शुरू हो गए हैं। मनसा देवी हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 लोग घायल हैं। अभी मंदिर प्रशासन के साथ हुई वार्ता के क्रम में संपूर्ण जो मेला के दौरान जो मनसा देवी के लिए जो यात्रा के लिए जो रूट है उसको वन वे की व्यवस्था अब लागू की जाएगी। उसी के अनुरूप हम लोगों का जो सुरक्षा प्रबंधन है वो किया जा रहा है। इसमें एक सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को वापस एग्जिट निकाला जाएगा, बाकी जो रोड है उससे एंट्री ली जाएगी। इस तरीके से भी एक व्यवस्था हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। अनावश्यक भीड़ की होने की स्थिति में तत्काल इसमें जो हमारे अतिरिक्त जो बल है उनको उनको रखा जा रहा है, ताकि जो भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हम उसको रोक सकें।
उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। यमुना घाटी के कोठार मार्ग पर पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ों में बरसात के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ब्रह्म कपाल, गांधी घाट, तप्तकुंड भी डूब गए हैं और काफी तेजी से पानी बह रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बद्रीनाथ धाम में नदी किनारे पर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि नदी किनारे न जाएं और घाटों से दूर रहें। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह उफान में अलकनंदा नदी बह रही है और नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर के कपकोट के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। सरयू नदी उफान पर बह रही है, जिससे संगम घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया। बारिश का असर खासतौर पर कपकोट तहसील में देखने को मिला, जहां 1 दर्जन से अधिक सड़कें मलबा और भूस्खलन के चलते बाधित हो गई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से नदी किनारे न जाने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोगों की तारीफ की गई। इसमें पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, इसका जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वर्णकार समुदाय से उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषण शिल्प को वैश्विक मंच पर लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक डिजाइनों को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप ढालना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णकार बोर्ड के गठन पर विचार किया जाएगा, ताकि कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी मदद और बाजार उपलब्ध कराया जा सके। पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग देने की दिशा में सरकार पहले से प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यदि स्वर्णकार संगठन कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार सिर्फ आभूषण नहीं बनाते, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संवाहक भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार्डकोर हिंदुत्व विचारधारा के नए चेहरे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। उनके हालिया फैसलों ने न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति को बदला है, बल्कि संघ और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को भी नई धार दी है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड पिछले कुछ समय से अध्यात्म और पर्यटन के साथ साथ हार्डकोर हिंदुत्व के अपने कुछ खास फैसलों के लिए भी पहचानी जा रही है। शुरुआत ऑपरेशन कालनेमी से करते हैं। अपनी तरह के इस अनोखे ऑपरेशन के तहत धामी सरकार अब तक 2500 से ज्यादा ऐसे छद्म वेशधारियों को पकड़ चुकी है जो सनातन धर्म की आड़ में समाज को गुमराह कर रहे थे। ये कोई पहला फैसला नहीं था। यूसीसी लागू कर धामी उस एजेंडे को जमीन पर लाए जो दशकों से सिर्फ भाषणों और घोषणाओं में ही था। लैंड जिहाद के खिलाफ प्रशासनिक शिकंजा कसा गया। समुदाय विशेष के नाम वाले गांवों और कस्बों के नामों को बदलने का सिलसिला भी शुरू हुआ। इन सभी फैसलों ने एक साफ राजनीतिक और वैचारिक संदेश देने का काम किया और पुष्कर सिंह धामी को हार्डकोर हिंदुत्व की मुख्यधारा का नया प्रतिनिधि और लीडर बना दिया। एक देवभूमि है। देवभूमि से जाने वाला प्रत्येक संदेश वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरे देश और पूरी विश्व में जाता है। तो इस प्रकार जो धामी जी हैं, इन्होंने चाहे 4 धाम की यात्रा हो और चाहे हम ये कहें कि अभी कांवड़ सावन का भी महापर्व अभी
और निश्चय ही जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, निश्चय ही जो है विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही जो है मैं ये कहूँगा कि इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए तो देश जो है जिस परम वैभव को प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्ति। देखिए, जो आरएसएस है उसका एक ही गुण है, एक ही धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, धामी जी सारे फैसले उनके उसी से प्रेरित हैं और हम आशा भी करते हैं कि आगे भी धामी सरकार इसी तरह धाकड़ धामी के हिसाब से फैसले पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री बने और उत्तराखंड वो पहला राज्य जिसने जनसंघ के जमाने से लंबित यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर उतारा। ऐसे फैसलों के जरिए न सिर्फ एक अहम वैचारिक लक्ष्य पूरा किया गया बल्कि धामी ने संघ, संगठन और सरकार में अपनी स्थिति और मजबूत बना ली। क्योंकि अगर आप डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, क्रांतिकारी फैसले लेंगे तो निश्चित ही आप अपने जो साथ वाले लोग पीयर हैं उनसे आगे निकलेंगे और वो फैसले में एक यूसीसी सामने आती है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेक्युलर कोड ऑफ कंडक्ट का नाम देते हैं क्योंकि वो हर वर्ग के लिए समान रूप से लागू है। आप साहसिक फैसले लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपने पीयर से आगे। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति के संकेत हैं। धामी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां से एक नई पीढ़ी की लीडरशिप तैयार हो रही है। धामी के फैसलों को संघ की विचारधारा का विस्तार माना जा रहा है और यही वजह है कि उन्हें अब राष्ट्रीय पटल पर हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। धामी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां से एक नई पीढ़ी की लीडरशिप तैयार हो रही है। धामी के फैसलों को संघ की विचारधारा का विस्तार माना जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें राष्ट्र पटल पर अब हिंदुत्व के एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जा रहा है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। गढ़वाल क्षेत्र में हजारों निवेशकों का पैसा लेकर गायब हो चुकी एलयूसीसी चिटफंड की सीबीआई जांच की सिफारिश सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जाने के बाद दूसरी चिटफंड की जांच की मांग उठने लगी है। हरिद्वार जिले से इंडिपेंडेंस विधायक उमेश कुमार ने सोशल म्यूचुअल बेनिफिट नाम की चिटफंड कंपनी की भी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रविवार को पहाड़ से आए सोशल म्यूचुअल बेनिफिट के कई इन्वेस्टर के साथ मौजूदा विधायक ने कहा कि सरकार को संदिग्ध चिटफंड के मामले में जांच का दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब अगर आप इस नेटवर्क की जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके निदेशक भी एक दूसरी कंपनियों में सब एक ही मिलेंगे। इसकी जांच 3 साल से ईओडब्ल्यू में लटके होने का आरोप मैं सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर लगाता हूं। उस कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। और दूसरी मजे की बात, इसी कंपनी के निदेशकों द्वारा एक चैनल भी शुरू किया जाता है इस राज्य में जिसको करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी सोमवार को होगी। सोमवार को होने वाले वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हालांकि इन 5 बजे से पहले लाइन में लगने वाले लोगों को उनके वोट को डालने दिया जाएगा। दूसरे चरण में 14,751 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 21,57,000 मतदाता करेंगे। इसके लिए 4,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ग्राम प्रधान के लिए 7,833 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 4,214 प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य के लिए 716 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे। बलूनी संसद के सत्र से छुट्टी लेकर वोट डालने पहुंचे और सभी से अपील भी की कि वो अपने गांव में ही वोट डालें। यही नहीं, कोटद्वार में अनिल बलूनी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने गांव में वोट की जो मुहिम चलाई थी अब भी उसे बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इसीलिए पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल बलूनी अपने गांव पहुंचे और वो भी तब जब देश में संसद का सत्र चल रहा है।
संसद से खास तौर पर छुट्टी लेकर पंचायत की वोटिंग के लिए बलूनी पहुंचे। बलूनी कोट ब्लॉक के अंतर्गत खोला गांव के प्राइमरी स्कूल में बने बूथ में अपना वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बीच वो एक दिन का अवकाश लेकर वोट डालने के लिए ही अपने गांव आए हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि चाहे काम के सिलसिले में लोग कहीं दूसरे शहरों में गए हों, लेकिन वो भी अपना वोट गांव में कराएं और सभी अपने गांव से जुड़े रहें। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया कि अपना वोट अपने गाँव में बनाएं, जिससे कि जो वोटों का प्रतिशत है वो पहाड़ों में कम ना हो जाए। तो मैंने उसी मुहिम के तहत अपना वोट अपने गाँव में बनाया था और कल जो है पंचायतों का चुनाव है, मैं अपने गांव जा रहा हूं। कल पार्लियामेंट भी चल रही है, मैं उसके लिए एक दिन का पार्लियामेंट से अवकाश लेके अपने गांव में वोट डालने जा रहा हूं। मेरा सभी हमारे पहाड़ के लोगों से आग्रह है कि जो लोग काम के लिए अपना पहाड़ छोड़ के कहीं गए भी हैं, वह भी अपना वोट अपने गाँव बनाएं। अभी जनगणना होगी, अपने गाँव में जनगणना करो। गढ़वाल के द्वार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और उसे जन भावनाओं से जुड़ने वाला संदेश बताया। कोटद्वार के उदयरामपुर इलाके में पहुंचे अनिल बलूनी ने कार्यक्रम को सुनते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। और यही नहीं, देर शाम अनिल बलूनी कोटद्वार में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोटद्वार से नजीबाबाद के लिए चलने वाली ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही कोटद्वार से जयपुर के लिए भी जल्द ही ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। अनिल बलूनी लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ भी वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में सरकारी नियम है कि 12 लाख से कम का टर्नओवर करने वाले ढाबों, फूड वैन को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन जरूरी है और इससे ज्यादा पर लाइसेंस लेना होता है। लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल उलट है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोई भी अगर फूड वैन संचालित करता है तो उसे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन और 12 लाख से ऊपर के टर्नओवर का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मगर उत्तराखंड में आज तक कितनी फूड वैन चल रही है, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं। जगह जगह पर ये फूड वैन, ठेले, ढाबे खुले हुए हैं, लेकिन इनके पास ना कोई लाइसेंस है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन। अब तो हालत ये हो गई है कि मोटरसाइकिल पर भी लोग अपने स्टॉल लगाने लगे हैं, जिन्हें जानकारी तक नहीं है कि रजिस्ट्रेशन जैसी भी कोई व्यवस्था होती है। नहीं मैम, अभी तो लाइसेंस नहीं लिया है बनवाने की मैम। वो है मैम आगे प्रोसीजर मैम पता कर रहा था ना मैंने इनसे, तो बोल रहे थे कि बन जाएगा लाइसेंस, तो उसके लिए अप्लाई करना है मैम। बताइए, जानकारी थी पहले से? नहीं मैम, जानकारी तो नहीं थी मैम। नहीं, एक्चुअली जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या हमारे इंस्पेक्शन पे हमें विदाउट रजिस्ट्रेशन मिलते हैं तो हम उनको नोटिस देते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन करते हैं। या अगर वो नहीं मानते हैं, लॉ के अनुसार नहीं काम करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ जो है चालान की प्रक्रिया की जाती है। वैसे इन फूड वैन में नियम ये भी कहता है कि फायर सेफ्टी के भी उपकरण होने जरूरी हैं, लेकिन जब बाइक और ठेलों पर ही खाना बनाया जा रहा हो तो नियमों की जानकारी तक न हो, ऐसे में मानकों का कितना पालन होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर के टांडा इलाके में 19 साल की लड़की ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पौड़ी में खंड विकास ऑफिस के पास गुलदार ने गाय का निवाला बनाया। रामनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिरजू मयाल की गिरफ्तारी की मांग पर कोतवाली परिसर में धरना दिया। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने झूलाघाट जाते समय रोड पर पड़े बोल्डर को हटाया और रास्ता बनाकर आगे निकले। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी के पास रोड खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को मुश्किल हो रही है। और रामनगर के पिरुमदारा में ट्रैवलर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे 12 लोग घायल हो गए। विकासनगर में पंचायत के दूसरे चरण के मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
अल्मोड़ा में काउंटिंग के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। यहां 11 ब्लॉक में 122 टेबल तैयार की गई। अल्मोड़ा में हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में भी रौनक दिखी। जर्मनी में चल रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में चमोली के मजोठी गांव की मानसी नेगी ने वॉक्सएप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रदेश में गुमशुदा महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बीते कुछ सालों में हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। क्या ये पूरा मामला? देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस की ओर से लापता महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक बीते 5 सालों में करीब 7,500 से अधिक महिलाएं राज्य से लापता हुई। इनमें से अधिकांश को पुलिस ने तलाश लिया, लेकिन अब भी करीब 750 महिलाएं ऐसी हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यही नहीं, आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 3,000 नाबालिग लड़कियां भी उत्तराखंड से लापता हुई, जिनमें से 150 से ज्यादा बालिकाएं अब भी गायब हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन परिवार की पीड़ा है जो हर दिन अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। रैकेट भी बहुत सारे चल रहे हैं, सेक्स रैकेट है, छांगुर जैसे रैकेट हैं, और भी कई तरह के हैं जो विदेशों के नाम पे लड़कियों को और महिलाओं को बहला फुसला लेते हैं कि आपको विदेश में नौकरी दिलाएंगे। लड़की वहाँ विदेश पहुंची या महिला विदेश पहुंची, वहाँ पे उसके पैसे भी खत्म हो गए, वो आने लायक ही नहीं बची। तो ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं और हो भी रहे हैं। तो उसमें जिम्मेदारी सभी की बनती है, पुलिस की भी बनती है। जब इतनी सारी महिला लापता हैं तो पुलिस को भी देखना चाहिए कि आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उनके परिवार की बनती है। पुलिस का मानना है कि कई मामलों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर या फिर जबरन गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस अभियान में सिर्फ सर्च नहीं बल्कि रेस्क्यू और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर भी फोकस होगा। मिसिंग स्क्वाड अलग से कार्य कर रहा है, महिला स्क्वाड इसमें अलग से काम कर रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसमें अलग से काम कर रहा है। तो इसमें लगभग बड़ी जो है इसमें जो मिसिंग थी लड़कियां, उसको हमारे स्क्वाड ने ढूंढ निकाला है। और इसमें एक पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कार्यक्रम जो अभी इसमें लिया था, जिसमें तमाम उनके परिजनों को भी बुलाया था और वो परिजन बेहद खुश थे। उत्तराखंड पुलिस को उन्होंने बधाई दी कि जो 1 साल से कई तो ऐसे थे जो 10 साल बाद भी जो है पुलिस ने उनकी बरामदगी करी है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस की डायरियों में दर्ज हैं, जबकि कई ऐसी गुमशुदा महिला और बालिकाएं हैं जिनका केस ही रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है कि पुलिस का ये विशेष ऑपरेशन सिर्फ आंकड़े नहीं घटाएगा बल्कि टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने का काम करेगा। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।